नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली की राजनीति की, साथ ही हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की और इसी के साथ हम नज़र डालेंगे बिलासपुर में क्या कुछ चल रहा है। और इस सारी परिचर्चा में आज हमारे साथ हैं बिलासपुर सांसद श्री अरुण साव जी। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अभी गलवान घाटी में जो हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उस 20 जवान की शहादत पे कांग्रेस ने बहुत सवाल उठाए। साथ ही सोशल मीडिया पे बहुत ढेर सारे कमेंट्स आए कि मोदी जी ने सरेंडर कर दिया है, मोदी जी ने मतलब चाइना को सबक नहीं सिखाया। और बहुत जगह ये भी सुनने में आया कि 1962 का इंडिया और 2020 के इंडिया में फ़र्क है। तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा इसमें रोशनी डालें। आपने सही कहा कि 1962 की भारत और आज के भारत में बड़ा अंतर है। आज एक सक्षम और कुशल नेतृत्व भारत के पास है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, और नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है कि सेना को पूरी खुली छूट है, आपके तरफ कोई आंख उठाए तो उसका कड़ा जवाब दें। हम पहले से किसी को छेड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और इसलिए आज जो चीन के साथ जो टकराव हो रहा है वो इसी का नतीजा है। अब तक मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय 1200 बार से अधिक बार भारत की सीमाओं पर चाइना का कब्जा हुआ। 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना ने भारत का अपने कब्जे में लिया और तब की सरकारों ने कोई प्रतिकार नहीं किया, सेना के हाथ बांधे रखे। लेकिन आज मोदी जी की सरकार है, ये 2000 की भारत है और ऐसे में चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और इसीलिए सीमा पे ये स्थिति निर्मित हुई है। हमारे 20 वीर जवानों ने शहादत दी, लेकिन हमने उससे दोगुने चाइना के सैनिकों को भी मार गिराया है। और इसलिए ये आज 1962 वाली स्थिति नहीं है। आज सन 2000 की भारत है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। चाइना को पूरी ताकत से जवाब मिलेगा और चाइना को ऐसी सबक भारत सिखाएगी, भारत की सेना सिखाएगी कि दोबारा ऐसी हिम्मत चाइना नहीं कर पाएगा। सर, लोग ये कहते हैं कि यदि हम चीन का निवेश भारत में रोकेंगे तो कुछ हद तक चाइना को इससे फर्क पड़ेगा। तो मोदी जी का ये कदम कहीं ना कहीं कुछ फर्क डालेगा क्या? निश्चित रूप से जब आर्थिक चोट किसी देश को पहुंचती है तो निश्चित रूप से उस देश को बड़ा नुकसान होता है। और इसीलिए मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा भी दिया है। लोकल को वोकल कहते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नरेंद्र मोदी जी ने ठोस और मजबूत कदम उठाए हैं और इसका असर निश्चित रूप से आज हम सब देखते हैं कि पिछले कई वर्षों में भारत का पूरा बाजार चाइना के सामानों से भरा पड़ा था। लेकिन आज लोग स्वस्फूर्त मोदी जी के आह्वान पर चाइना के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। व्यापारी चाइना का सामान बेचने से अपने आप को दूर कर रहा है। लोग भी चाइना के सामानों का दहन कर रहे हैं और ऐसे में निश्चित रूप से चीन का ये करारा जवाब होगा भारत के लोगों का, भारत के नागरिकों का। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में पिछले 4-5 दिनों से बड़ा घमासान उठापटक मची हुई है। लेकिन इसी बीच में एक बयान निकल के आया है कि जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने बीजेपी पर और अमित शाह जैसे शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं उन पर उन्होंने निशाना साधा है कि उन्होंने हमारे नेताओं को खरीद फरोख्त किया है, इस वजह से हमारी जो सरकार है वो संकट में आई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस विषय में भी कुछ कहें। वास्तव में कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरी के कारण कांग्रेस के जो युवा और जनाधार वाले नेता हैं वो कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं। कांग्रेस गांधी परिवार के जेब की पार्टी बनकर रह गई है। उस परिवार की जो चाटुकारिता करने वाले लोग हैं उनको वहाँ तवज्जो मिलती है। ये हम नहीं, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने ये बात कही है। चाहे हम मिलिंद देवड़ा जी की बात करें, माधवराव सिंधिया जी की बात करें, सचिन पायलट जी की बात करें। आप याद करें कि राजस्थान का चुनाव
सचिन पायलट जी के नेतृत्व में लड़ा गया, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तब उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया। आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निराधार और बेबुनियाद आरोप ये कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। अपनी नेतृत्व की अक्षमता का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के सर पर फोड़ने का ये काम कर रहे हैं। सचिन पायलट जी ने खुद इस बात को कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के संपर्क में नहीं रहा हूं और इसलिए ये अपनी नेतृत्व की अक्षमता को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर निराधार और बेबुनियाद आरोप मढ़ रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व को विचार करना चाहिए कि जनाधार वाले युवा नेता पूरे देश भर में, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, महाराष्ट्र का मामला हो, राजस्थान का मामला हो, झारखंड का मामला हो, ऐसे अनेक राज्य हैं जहां पर कांग्रेस के युवा और जनाधार वाले नेता, जमीनी नेता जिन्होंने जमीन से कांग्रेस की राजनीति की, वो कांग्रेस से दूर जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस का सोचने का विषय है। कांग्रेस अपनी अक्षमता और अपने नेतृत्व के नकारेपन का दोष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मढ़ने का काम बंद करें। सर, अब बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में जो कांग्रेसी है वो हर समय कुछ ना कुछ उनका बयान जो है वो आता रहता है। अभी उन्होंने पीएम केयर फंड को लेकर के बहुत ढेर सारे सवाल उठाए हैं। चूँकि पीएम केयर फंड की घोषणा आपने की है तो मैं चाहती हूँ कि इस पीएम केयर फंड में कहाँ कहाँ क्या क्या गया है वो एक बार आप थोड़ा बताएं हमको। पिछले 4 महीनों से पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। ऐसे समय में गरीब और जरूरतमंद लोगों को, प्रवासी श्रमिकों को हर संभव मदद करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ जनसंख्या में से 1,96,00,000 लोगों को 7 महीने का राशन निःशुल्क देने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आपदा राहत कोष में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को 216 करोड़ रुपए दिए। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 56 करोड़ रुपए दिए। राज्य की 78 लाख महिलाओं के जनधन खाते में लगभग 400 करोड़ रुपया डालने का, प्रति खाता 1500 रुपए डालने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इस तरह से विभिन्न मदों में हर संभव मदद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोरोना के महामारी के समय में न केवल छत्तीसगढ़ सरकार को बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता को मदद करने का काम किया। अभी पीएम केयर्स फंड में से लगभग 14 करोड़ रुपए की राशि छत्तीसगढ़ सरकार को दी है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, जितनी मदद भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं और विभिन्न मदों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सरकार को और छत्तीसगढ़ को जनता को दिया है, उसका 10% भी छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं किया है। आज गांव में जो रोजगार चल रहे हैं वो केवल और केवल मनरेगा के पैसे से चल रहे हैं जो भारत सरकार का है। क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था के लिए भी राज्य सरकार ने न तो किसी नगरीय निकाय को 1 रुपए दिया, न किसी ग्राम पंचायत को दिया, बल्कि ग्राम पंचायतों के क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था 14वें वित्त आयोग की राशि से की, वो भी केंद्र सरकार की है। कांग्रेस को बिल्कुल भी कोविड के पीरियड में 1 भी रुपए की मदद न तो स्थानीय निकायों को किया और न छत्तीसगढ़ की जनता को किया। जो भी मदद हुआ है वो पूरी की पूरी मदद नरेंद्र मोदी जी की सरकार और केंद्र सरकार ने किया है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने इस महामारी के दौर में राज्य की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था, प्रवासी श्रमिकों की व्यवस्था, ये भी इन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया था, लेकिन उनकी मदद की तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। आज कांग्रेस की सरकार है राज्य में, कांग्रेस
कि सरकार बताए कि उन्होंने किसको क्या मदद की इस कोविड के पीरियड में। इन्होंने कोई मदद की नहीं, बता नहीं सकते। आज राज्य की, छत्तीसगढ़ की जनता ये बखूबी जान रही है कि इस महामारी के संकट में उनको संकट से किसी ने बचाया और किसी ने मदद की तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने किया है। कांग्रेसियों को इस विषय पे किसी तरह का आरोप लगाने का बिल्कुल भी कोई हक नहीं है। सर, मरवाही उपचुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी राजनीतिक दल है जो अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सतत रूप से जनता के बीच में रहती है। इस कोरोना महामारी के दौरान भी गरीबों को, जरूरतमंदों को भोजन कराने का, राशन देने का, चरण पादुका पहनाने का से लेके हर प्रकार से दवाई पहुंचाने तक की मदद केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवी संस्थाओं ने किया। और अभी नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 1 साल पूरे होने पर उनकी उपलब्धियों को जन जन तक ले जाने का काम सतत रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से सक्रिय रहकर जनता के बीच काम करने वाली राजनीतिक दल है। तो हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन मरवाही के चुनाव के लिए हमारी तैयारी जोर शोर से जारी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी दमदारी से मरवाही विधानसभा का उपचुनाव लड़ेगी और इस चुनाव में केंद्र सरकार की उपलब्धियां और राज्य सरकार की विफलता को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता कांग्रेस सरकार के लिए आक्रोशित है। कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे उनमें से कोई भी वादा इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया है। चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का मामला हो, महिला स्व सहायता समूह का कर्ज माफ करने का मामला हो, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला हो, ये कोई भी वादा राज्य सरकार ने पूरा नहीं किया है। कोविड महामारी में किसी तरह की मदद जरूरतमंदों को कांग्रेस की सरकार ने नहीं की है और इस कारण मरवाही की जनता कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह से नाराज है, आक्रोशित है और इसलिए आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में मरवाही की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी और निश्चित रूप से मरवाही के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो ये थे हमारे साथ बिलासपुर सांसद अरुण साव, जिन्होंने बताया कि मरवाही में हमारी जीत होगी और इसके अलावा उन्होंने सारी दिल्ली से लेकर के मरवाही तक की राजनीति पे हम पे प्रकाश डाला। सर, आपने हमको अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोरोना का महामारी का समय है और इस विपदा में सावधानी बरतना आवश्यक है। आप पूरी सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और कम से कम घरों से निकलें, बहुत आवश्यक हो तभी घर से निकलें। और निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से बहुत जल्दी हम कोरोना की लड़ाई जीतेंगे। धन्यवाद।